आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप घर पर बड़े ही आसान तरीके से डोमिनोज जैसा गार्लिक ब्रेड कैसे बना सकते हो। तो इस गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए पहले हम इसका डो रेडी करेंगे और इस डो को हम बिना खमीर यानी कि बिना ईस्ट के बनाने वाले हैं। तो इस डो को बनाने के लिए पहले आपको लेना है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। यदि आप मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा छोटी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। फिक्र मत करिए, चीनी का इस्तेमाल करने से आपका जो डो है वो स्वीट नहीं हो जाएगा, बल्कि हम चीनी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो गार्लिक ब्रेड है उसमें एक बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ पाए। अब क्योंकि हम इस डो में ईस्ट यानी कि खमीर का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो उसकी जगह पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कर्ड यानी कि दही। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करने से हमारा ये जो गार्लिक ब्रेड है इसका डो एकदम ही परफेक्ट बनेगा। यदि आपके पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल हो तो इस डो में आप गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच तेल। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है और इसका हम एक डो बनाएंगे। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें लूक वार्म वाटर यानी कि हल्के से गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, और ये जो डो हम बनाने जा रहे हैं ये एकदम ही सॉफ्ट रहना चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इस डो को गूंथते रहिए, और जब ये डो इस तरह से एक बार जुड़ जाए तब आपको इस डो को किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। तो पहले आप किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए और फिर इसके ऊपर इस डो को रख कर आपको इसको लगातार 7 से 8 मिनट के लिए मसलना है, ताकि इसमें जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाए और आपका जो गार्लिक ब्रेड का डो है वो एकदम ही परफेक्ट बन सके। इसको गूंथते समय पर यदि आपका ये जो डो है आपके हाथों में चिपकता है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मैदा या फिर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर सकते हो। आज तो हम ये बिना ईस्ट का इस्तेमाल किए डो बना रहे हैं, लेकिन यदि आपको ये जानना है कि ईस्ट के साथ कैसे डो बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख कर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चलिए, मैंने इस डो को तकरीबन 8 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है। तो अब हम इस डो को वापस उसी बोल में ट्रांसफर करेंगे और फिर इस डो को ढक कर हमें इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है, और जब तक ये डो रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो अब हम घर पर बनाएंगे गार्लिक बटर। तो इस गार्लिक बटर को बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप बटर, और ये जो बटर है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, यानी कि ये एकदम ही सॉफ्ट रहना चाहिए। तो इस बटर को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे, और अब क्योंकि हम गार्लिक बटर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें गार्लिक तो लगेगा ही। तो ये मैंने 1/4 कप गार्लिक लिया हुआ है जिसको मैंने पहले से ग्रेट करके रखा हुआ था। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। फिर इसमें जाएगा आधा बड़ी चम्मच ओरेगानो, और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च लीजिए और आप उसको मिक्सी में एक बार चला लीजिए, और आपकी जो चिली फ्लेक्स है वो रेडी हो जाएगी। और यदि आपके पास ये गार्लिक पाउडर अवेलेबल हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल नहीं करने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा गार्लिक यूज़ किया हुआ है। अब बस हमें इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करना है। चलिए, हमारा ये घर पर बनाया हुआ बहुत ही बढ़िया सा गार्लिक बटर बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। चलिए, अब हमारे डो को भी रेस्ट किया तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुकी है। तो इस डो को हमें वापस 1-2 मिनट के लिए मसलना है, और फिर हम इस डो को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और इतने डो की क्वांटिटी में से आप 2 से 3 बड़ी साइज के गार्लिक ब्रेड बना पाओगे। अब एक फ्लैट सरफेस के ऊपर आपको छिड़कना है थोड़ा सा कॉर्न मील यानी कि मक्के का आटा। यदि आपके पास मक्के का आटा ना हो तो फिर आप इसमें सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सूजी या फिर मक्के का आटा हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा ये जो गार्लिक ब्रेड का जो क्रस्ट है वो एकदम क्रिस्पी बन सके। अब इस डो को हमें इसके ऊपर रखना है और फिर हम इसको बेलेंगे, और इसको बेलते समय पर एक बात का ध्यान रखिए कि आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। चलिए, मैंने इस डो को बेल लिया है। तो अब जब मैं गार्लिक बटर बनाकर रेडी किया हुआ था वो हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। आपको इसमें कितने गार्लिक बटर का यूज़ करना है ये आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो डो की एजेस है वहाँ पर आपको गार्लिक बटर का इस्तेमाल नहीं करना है। इस डो के ऊपर गार्लिक बटर अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़। तो आज मैंने 2 प्रकार के चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है, एक तो है प्रोसेस चीज़ और दूसरा है मोज़रेला चीज़। यदि आप चाहते हो कि आपका जो चीज़ है वो एकदम ही स्ट्रेच हो तो फिर आप मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करिएगा।
और इसमें आपको चीज़ की मात्रा कितनी रखनी है ये भी आप अपना पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इस चीज़ को आपको इस डो की किसी भी एक साइड पर ही रखना है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरेगानो। अब हमें इस डो को इस तरह से फोल्ड करना है और अब ये जो डो की एजेस है इसको हम अच्छे से प्रेस करते हुए इसको बंद करेंगे। यदि आप इसको ठीक से बंद नहीं करोगे तो जब ये बेक होगा ना तो ये थोड़ा सा फूलता भी है और फूलने के बाद इसमें से जो भी चीज़ है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसको अच्छे से बंद करना है। अब इस डो के ऊपर भी हम थोड़ा सा गार्लिक बटर अप्लाई करेंगे ताकि इस गार्लिक बटर का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब एक चाकू की सहायता से आपको इस डो के ऊपर इस तरह से मार्क्स लगाने हैं। बस एक बात का आप ध्यान रखें कि आपको इस डो को कट नहीं करना है, आपको बस एकदम ही हल्के हाथों से इसके ऊपर इस तरह से मार्क्स लगाने हैं ताकि फिर इसको बाद में कट करने में काफ़ी आसानी हो। अगर आप इस डो को बहुत ही गहराई तक कट करते हो तो फिर बेक करते समय पर इसमें जो भी चीज़ है ना वो बाहर आ जाएगा और आपका चीज़ तो वेस्ट होगा ही साथ आपके जो गार्लिक ब्रेड का लुक है वो भी बिगड़ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको उसको कट नहीं करना है, बस आपको इसके ऊपर हल्के हल्के मार्क्स लगाने हैं। चलिए हमारे जो गार्लिक ब्रेड है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको बेक करेंगे। तो इसको बेक करने के लिए मैंने मेरे अवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखा हुआ था और जब अवन प्रीहीट हो जाए तब हम इस गार्लिक ब्रेड को मिडिल रैक के ऊपर रखेंगे और फिर हमें इसको 180 डिग्री पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। सभी के जो अवन के सेटिंग्स होते हैं वो थोड़े से अलग अलग होते हैं तो टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मुझे इस गार्लिक ब्रेड को अच्छे से बेक करने में तकरीबन 20 मिनट लगी हुई थी। तो अब हम इस गार्लिक ब्रेड को बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया सा कलर आया हुआ है और ये दिखने में और टेस्ट में हूबहू डोमिनोज के गार्लिक ब्रेड जैसा है। इसकी मैं आपको नीचे की साइड पे दिखाता हूँ ताकि आप देख सको कि नीचे की साइड भी काफ़ी अच्छे से बेक हुई है। तो चलिए अब हम इस गार्लिक ब्रेड को पीसेस में कट करेंगे। तो लीजिए ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी हो चुका है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बना हुआ है। कम समय के अंदर और कम मेहनत करके यदि आप एक बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है इसको बनाने के लिए आपको लेनी है ब्रेड की स्लाइसेस। तो ये जो ब्रेड की स्लाइसेस है इसके ऊपर पहले हमें अप्लाई करना है थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। मैंने ये घर का बनाया हुआ पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया हुआ है। तो घर पर पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 8 से 10 टमाटर और इनको हम पहले ब्लांच करेंगे। लेकिन इनको ब्लांच करने से पहले हम इसके ऊपर इस प्रकार से एक्स शेप मार्क करेंगे ताकि जब ये अच्छे से ब्लांच हो जाए तो इसकी जो स्किन है वो आसानी से निकल पाए। ठीक इसी प्रकार से मैंने सारे टमाटर में इस प्रकार से एक्स शेप दे दिया है। तो अब एक पतीले में या फिर एक कढ़ाई में आपको लेना है पानी और इस पानी में हम एक बार उबाल आने देंगे। पानी में जब उबाल आना शुरू हो जाए तब हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे और फिर हमें इनको हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, या फिर आप इसको तब तक बॉईल करिए जब तक इसकी जो स्किन है वो अपने आप ही निकलना शुरू नहीं हो जाती। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुकी है और जैसे आप देख पा रहे हो कि इसकी जो स्किन है वो निकलना शुरू हो चुकी है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इन टमाटर को हम बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर जब टमाटर एक बार ठंडे हो जाए तब हम इसकी स्किन को पूरी तरीके से निकाल लेंगे। और क्योंकि हमने इस टमाटर के ऊपर एक्स शेप दिया हुआ था इस वजह से इसकी जो स्किन है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। टमाटर जब एक बार पूरी तरीके से ठंडे हो जाए उसी के बाद आपको उसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करना है और फिर हम इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। इसको आप अच्छे से ब्लेंड करिएगा, इसमें टमाटर के कोई भी टुकड़े नहीं रह जाने चाहिए। चलिए हमारी जो टोमेटो की प्यूरी है ये रेडी हो चुकी है। तो अब एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, आप चाहो तो इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियां और इनको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। और अब हमें इस लहसुन को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। 2 मिनट हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कट किया अनियन यानी कि प्याज और इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का सा सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप चाहो तो इसमें इस समय पर थोड़े से नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ये जो प्याज है ये फटाफट से कुक हो जाए। प्याज जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब जो टोमेटो की प्यूरी हमने बनाई हुई थी वो हमें इसमें ऐड करनी है और इस टमाटर की प्यूरी को हमें अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए।
और इस टमाटर की प्यूरी को फटाफट से पकाने के लिए मैं इस समय पर इसमें एक छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तो ये जो टोमेटो प्यूरी है ये काफ़ी लिक्विड ही है, लेकिन हमें इसको पकाना है ताकि जो टोमेटो प्यूरी है ये काफ़ी गाढ़ी हो जाए। तो इसको पकाने के लिए आप इसको ढक कर पकाइए, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही खुले में पकाओगे तो इसके जो छींटे हैं वो बाहर गिर सकती है। तो इसको हम ढक कर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहिए ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है और ये जो टोमेटो प्यूरी है ये भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच पेपरिका। पेपरिका की जगह पर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यदि आप इसको कम तीखा बनाना चाहते हो तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स, जिससे कि ये जो सॉस है ये थोड़ा सा और तीखा बन पाए। यदि आप ये अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर चिली फ्लेक्स की मात्रा कम रखें, या फिर अगर आप इसको नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच ओरेगानो, 1 छोटी चम्मच ड्राई बेसिल। यदि आपके पास फ्रेश बेसिल लीव्स अवेलेबल हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके पास बेसिल लीव्स या फिर ड्राई बेसिल अवेलेबल ना हो तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा, या फिर यदि आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अब बस हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। चीनी का इस्तेमाल करने से ये जो सॉस है ये मीठा नहीं हो जाएगा, बल्कि इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। और अब इसमें एक टैंगीनेस लाने के लिए हमें इसमें ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप। और बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स करेंगे। चलिए, हमारे जो पिज़्ज़ा सॉस है ये रेडी हो चुका है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अभी तो हमारे जो पिज़्ज़ा सॉस है ये दरदरा है, आप चाहो तो उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ब्लेंड करके इसको एकदम ही स्मूथ कर सकते हो। तो जब ये पिज़्ज़ा सॉस एक बार पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसी के बाद आप इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करिए और फिर आपको इसको ब्लेंड करना है। लेकिन इसको ब्लेंड करने के लिए आप इसमें पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। चलिए, हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है। यदि आपको इसमें पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई नहीं करना है तो आप इसकी जगह पर टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस पिज़्ज़ा सॉस या फिर टोमेटो केचप को आपको इस ब्रेड की हर तरफ इवनली स्प्रेड करना है। सॉस को स्प्रेड करने के बाद हमें इसके ऊपर ऐड करना है चीज़। तो आज मैं 2 प्रकार की चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक है प्रोसेस्ड चीज़ और दूसरा है मोज़रेला चीज़। तो पहले मैं ये प्रोसेस्ड चीज़ को इस पर ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ। चीज़ की मात्रा कितनी रखनी है ये आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम कुछ सब्जी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए आप इसमें लाल और पीला वाला शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरे पास कुछ मकाई के दाने पड़े हुए थे तो उनका भी मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेस्ट बात इस ब्रेड पिज़्ज़ा की ये है कि इसमें आप भर भर के सब्जियाँ डाल सकते हो और आपके बच्चे उसे खुशी खुशी खा लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे ब्रेड पिज़्ज़ा को भी बनाकर रेडी करना है। अब इसके ऊपर मैं वापस थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रहा हूँ। तो इस बार मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर इसमें एक हल्का सा तीखापन लाने के लिए मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। यदि आप ये ब्रेड पिज़्ज़ा अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिली फ्लेक्स की मात्रा एकदम ही कम रखें। और यदि आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप सूखी लाल मिर्च को मिक्सी में डाल के उसे ग्राइंड कर लीजिए और आपकी जो चिली फ्लेक्स है वो बनकर रेडी हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा ओरेगानो की जगह पर आप इसमें मिक्स्ड हर्ब्स का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब सबसे आखिर में मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। आपको इसमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और पिज़्ज़ा सॉस में भी थोड़ा सा नमक रहता है। तो इस ब्रेड पिज़्ज़ा को आप ओवन में भी बेक कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप इस ब्रेड पिज़्ज़ा को एक तवे में या फिर एक पैन में कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक पैन में या फिर एक तवे के ऊपर लेना है थोड़ा सा बटर। आप चाहो तो बटर की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बटर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। बटर जब मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर हमें इस ब्रेड पिज़्ज़ा को रखना है। आपके पैन में एक साथ जितने ब्रेड पिज़्ज़ा आ सकते हैं उतने ब्रेड पिज़्ज़ा को आप एक साथ सेक सकते हो। और फिर हम इस ब्रेड पिज़्ज़ा को ढक कर इसको आपको स्लो फ्लेम पर पकाना है, और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो नीचे का बेस है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता और जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। यदि आप इसको हाई फ्लेम पर सेकने जाओगे तो जो ब्रेड है वो नीचे से जल जाएगा और ऊपर का जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको स्लो फ्लेम पर ही सेकें।
इस ब्रेड पिज़्ज़ा को अच्छे से सेकने में मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगती है, तो बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है ये रेडी हो चुका है। इसके ऊपर का जो चीज़ है वो भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इस ब्रेड पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लेंगे और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे ब्रेड पिज़्ज़ा को भी बनाकर रेडी करना है। इसकी मैं आपको नीचे की साइड दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये कैसा बना हुआ है। इसके आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है ये कितना क्रिस्पी है।